हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन टर्निंग ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलिए बच्चों, आज हमको यहाँ पर देखना है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम उसे रोटेट करते हैं तो रोटेट करने में जो हमको यहाँ पर कोई वर्क करना पड़ेगा, तो उस वर्क की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ना। तो चलिए, हमने यहाँ क्या माना है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हमने इस पैरेलल लाइन से इंडिकेट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और इनिशियली हमने ये माना है कि जो हमारा डाइपोल है, डाइपोल अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट से मतलब किस तरह से रखा होगा, ये इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल इस तरह होगा, उसका नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, और डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में रहे होंगे, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट में थीटा जो है वो 0 होगा, है ना। तो हमको ये, हमने उसको ये पिंक कलर से शो किया है, पोजीशन ए डैश बी डैश, उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट हमने बताई है, ठीक है। हालांकि नेसेसरी नहीं है हम उसकी इनिशियल स्टेट दिखाए, अंडरस्टूड होता है वो, ठीक है। तो हमें उसे अपनी ठीक कहां से रोटेट करना है, इक्विलिब्रियम स्टेट से रोटेट करके किसी भी एंगल पर रोटेट करना है, थीटा पर या, है ना, कोई भी एंगल हम मान सकते हैं। तो यहाँ हमने उसे इक्विलिब्रियम स्टेट से थीटा एंगल रोटेट करके कहाँ लाया है, पोजीशन ए बी पर। तो इसमें हमें वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या क्या माना है पहले तो वो देख लीजिए बच्चों कि लेट देयर बी एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E which is represented by the parallel lines, okay, and initially an electric dipole AB having charges minus q and plus q and dipole moment P placed in equilibrium state, and we have to calculate the work done turning the dipole by angle theta, है ना। हमें डाइपोल को थीटा एंगल पर टर्न करने में वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है, मतलब ये वाली पोजीशन पर लाने में वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमने जो माना है यहाँ पर, और हमने यहाँ लिख भी दिया है उसको, है ना। हमेशा बोलता हूँ कि हम जब भी जो, ठीक है, कोई डेरिवेशन ये सब कर रहे हैं तो पहले हमें बताना जरूरी होता है कि हमने क्या क्या कंडीशंस ली है, ऐसे, है ना, जिसे हम उसकी स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए यहाँ लिख भी दी है, वही हमने माना है। लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB having charges minus q plus q and dipole moment P placed in a uniform electric field E, and we have to calculate the work done in turning a dipole from its equilibrium position A dash B dash, ठीक है, up to the angle theta। ओके, चलिए, अब यहाँ पर जो पहले तो ये तो हो गया हमारे पास, क्या हमने माना है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आप कहाँ पर कॉपी करोगे, इस जगह पर, है ना। तो चलिए, इसका पहले से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो, फिर हम इसका डेरिवेशन निकालना सीखते हैं, ओके ना। चलिए बच्चे, है ना, अब हम यहाँ पर उसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मेथड समझना है यहाँ पर कि हमें करना क्या है ना। फोर्स निकालने के लिए हम क्या, वर्क निकालने के लिए हम क्या अप्रोच अप्लाई करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है वर्क निकालना, ठीक है। अगर वो डिपेंड करेगा बच्चों फोर्स कौन सा है, कांस्टेंट फोर्स हो तो कांस्टेंट फोर्स के थ्रू अगर हमें वर्क निकालना होता है तो सीधे सीधे हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास वर्क निकल जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स रहेगा वो वेरिएबल फोर्स रहेगा और जो टॉर्क रहेगा वो वेरिएबल, है ना। तो क्यों वेरिएबल रहेगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम दूसरी हमने जो मेथड पढ़ी थी 11 में, वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क निकालना, है ना, या वेरिंग फोर्स के थ्रू वर्क कैलकुलेट करना। तो जब फोर्स वेरिंग हो, ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे से एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं, फिर उस एक एलिमेंट में वर्क निकाल लेते हैं। जो हमारे पास ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, और यहाँ से यहाँ तक वेरिंग फोर्स लगा है, ठीक है। तो वेरिंग फोर्स लगा है तो हम इस बड़ी डिस्प्लेसमेंट को, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट को किसमें डिवाइड कर लेंगे, छोटे छोटे से एलिमेंट्स में, मतलब छोटी छोटी से हम डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालेंगे। मतलब पहले D1 डिस्प्लेसमेंट, फिर D2 डिस्प्लेसमेंट, ऐसे,
इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ओके। और अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर लेते हैं तो उसमें वर्क निकालते हैं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालने के लिए जब हम डिवाइड करेंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के टाइम फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। जो कांस्टेंट हो जाता है वो अब हम देखेंगे 11th क्लास में, जो हमारा वर्क ये वाला फॉर्मूला इस लेक्चर है वहां पर देखना है उसको, है ना। अभी अंडरस्टूड करके चलिए, हमने 11th में ऐसे पढ़ा ही ये सब। तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालेंगे तो जो फोर्स है वो कांस्टेंट बन जाएगा, है ना। तो फिर हम यहाँ पर जैसे हमने मान लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने डी थीटा कर दी, ओके सॉरी डीएस कर दी, तो फिर हम डीएस डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालेंगे, है ना। तो डीएस डिस्प्लेसमेंट में वर्क जो होगा वो भी छोटा होगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट है, फिर यहाँ पर फोर्स और फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। फिर अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर ले हमने पूरी डिस्प्लेसमेंट को, तो छोटे से पार्ट के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो एफ और ये डीएस, है ना। फिर ऐसे अगले एलिमेंट, है ना, पहले में निकाला हमने वर्क, फिर दूसरी जो डीएस डिस्प्लेसमेंट है उसमें वर्क निकालेंगे, फिर तीसरे में, फिर फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसा करते करते जो सभी में निकालेंगे उसको ऐड कर देंगे। मतलब हम छोटे से एलिमेंट करते जाएंगे, तो फिर टोटल वर्क निकालने के लिए हम सभी को ऐड कर देंगे, है ना। जो छोटे से हमको डीडब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी, मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट में डीडब्ल्यू, फिर अगले में डीडब्ल्यू, फिर अगले में डीडब्ल्यू, ऐसे। तो फिर हम इनका समेशन कर देंगे या इंटीग्रेशन कर देंगे, ओके। और कहां से कहां तक किया, मान हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1 थी और कहां तक पहुंचा वो x2 तक, तो यहाँ लिमिट भी डाल देंगे, कहां से कहां तक का वर्क है ये, पोजीशन x1 से कहां तक पहुंचने का x2, ओके। फिर ये जो dw है ऐसे ऐसे यहाँ इंटीग्रेशन मेथड लगाकर हम वर्क निकालते हैं। ये अभी हमने जो वो रिमाइंड किया, रिकॉल किया है, जो हमने 11 में पढ़ा है कि वेयरिंग फोर्स के थ्रू अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना हो तो कैसे किया जाता है। ध्यान में रखिए, जो वेयरिंग फोर्स के थ्रू अगर वर्क कैलकुलेट करना हो तो पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, तो ये हुआ वेयरिंग फोर्स और कांस्टेंट फोर्स के थ्रू वर्क कैलकुलेट करने की मेथड, ओके। अब हमें यहाँ जो करना है, देखिए हमें यहाँ रोटेट करने में क्या निकालना है, ठीक है। रोटेशनल मोशन की बात हो रही है, रोटेट टर्न करने में वर्क निकालना है, वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल। तो यहाँ ठीक है, टर्निंग की बात हो रही है, टर्निंग मतलब रोटेशनल मोशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन में जो वर्क होगा वो वर्क क्या होता है, ठीक है ना। रफली समझ लो जो करना क्या है, बाकी फिर पूरी प्रोसेस में जो इजीली समझ में आ जाएगी, आप खुद कर सकते हो उसको, है ना। तो वर्क क्या होता है जो रोटेशनल मोशन में, यहाँ टॉर्क, है ना, रोट करेगा तो फोर्स नहीं लेते हैं, वहां क्या बोलते हैं टॉर्क, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट होती है उसके बदले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा वर्क का, किसमें, इन रोटेटिंग या रोटेशनल मोशन, वर्क टॉर्क अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब देखना हम यहाँ क्या करेंगे कि जैसे हमको ऑब्जेक्ट को क्या डाइपोल को थीटा एंगल पर रोटेट करना है ना। तो उस पर टॉर्क लग रहा होगा, तो हमने निकाला है टॉर्क इससे पहले, है ना। टॉर्क क्या होगा, पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क है। इससे पहले वाले डेरिवेशन वीडियो में, लेक्चर में हमने देखा जो, तो टॉर्क जो है वो वेरिएबल होता है, किस पे डिपेंड करता है, थीटा की वैल्यू पर। तो जब हम डाइपोल को घुमाते चलेंगे, ऐसे रोटेट करते चलेंगे, थीटा चेंज होगा, टॉर्क चेंज होगा, मतलब यहाँ जो टॉर्क है वो वेरिएबल है ना, वेरिंग टॉर्क है, ठीक है। तो वेरिंग टॉर्क है, तो फिर हम यहाँ पर भी वेरिंग वाली मेथड अप्लाई करेंगे, वेरिंग फोर्स वाली, वैसी जैसे हमने 11 में देखी है। तो यहाँ वेरिंग टॉर्क के थ्रू वर्क निकालना है, तो पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालेंगे। मेथड समझ जाओ जो क्या करते जाना है, फिर आपको पूरा सब डेरिवेशन याद ही हो जाएगा, मतलब, है ना। ये उसका एक इमेज, उसका एक मैप बना लो, करना क्या है, फिर आप निकाल लोगे उसको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो समझ में आया कि टॉर्क वेरिंग है, तो अब हम यहाँ कौन सी मेथड अप्लाई करना है, वेरिंग टॉर्क के थ्रू फोर्स वर्क कैलकुलेट करने वाली मेथड। तो इसके लिए हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालते हैं। तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी, डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो घूम रही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो थीटा है टोटल,
तो हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालेंगे। मतलब पहले हम उसको थोड़ा रोटेट करेंगे ऐसे से इस तरह से। तो स्मॉल पहले किसमें निकालेंगे हम, वर्क इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। किससे दिखाएगा उसको, डी थीटा से। आयन हल में क्या मेथड है, फिर ये वर्क स्मॉल होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, रोटेशनल मोशन वाला है, तो ये टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, है ना। फिर टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे आप उसको, किसको, dw की वैल्यू को, या है ना ये वैल्यू रख दिया, है ना। और कहां से कहां तक रोटेट कर रहे हैं, तो पोजीशन भी लिखते हैं हम, कहां पर है हमारा डायपोल, इनिशियल पोजीशन कौन सी है उसकी, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी, है ना। मतलब थीटा यहाँ 0 होगा। और कहां तक ला रहे हैं हम उसको, पोजीशन ए बी तक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, थीटा, मतलब यहाँ कहां से कहां तक रोटेट कर रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0 से लेकर थीटा तक, ओके ना। तो ये जो हमारे पास मेथड है उसको कैलकुलेट, है ना, बस ये। फिर बाकी तो इंटीग्रेशन के रूल लगेंगे, फॉर्मूले लगेंगे, हमें पता है इंटीग्रेशन के रूल और फॉर्मूले कैसे लगाया जाए। आज हमें करना क्या है, सबसे पहले आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालेंगे, है ना। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क निकालने के लिए हमको क्या चीजें चाहिए होगी, अब समझ जाओ। तो स्टार्टिंग से क्या मेथड, कहाँ पहली स्टेप कहाँ से शुरू करेंगे। पहले तो दिमाग में बन गया कि हमको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालना है। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पहले क्या चाहिए होगा, टॉर्क, है ना, टॉर्क ऑन द डायपोल। तो अगर हम डायपोल को थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, इतना लगेगा, ओके। तो हमारा डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये हमारी पहली स्टेप। सबसे पहले क्या निकालोगे, टॉर्क। दिमाग में बिठा लो, तो करना क्या है मैं करके दे दूंगा आपको, वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो वीडियो देखते देखते आप कि करना क्या है ना, हम क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करोगे। याद हो गई, सबसे पहले क्या लिखना है, डायपोल पर टॉर्क लिखना है। अगर हम उसे थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इधर डायपोल इज रोटेट बाय थीटा, टॉर्क ऑन द डायपोल, ये फॉर्मूला लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, दूसरी स्टेप, if the dipole is rotated by a small displacement, angular displacement d theta, then work done, okay, ये दूसरी स्टेप। फिर तीसरा क्या करोगे, now total displacement in turning the dipole from its equilibrium state to theta angle, ये तीसरी स्टेप। बस फिर यहाँ क्या करना है, ये मेन स्टेप है। तो पहले टॉर्क निकालो, फिर वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फिर टोटल वर्क निकालने के लिए ऐसे। अब यहाँ टाउ की वैल्यू रखोगे, ऊपर जो लिखी है पी ए साइन थीटा, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा दोगे, रूल और फॉर्मूले में जो, बस हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, वर्क निकल कर आ जाएगा। आज हमने क्या क्या करना है, ऐसे जो कोई भी रिवीजन को ऐसे ही पढ़ा करो। सबसे पहले तो ये देख लिया करो करना क्या है, कौन सी स्टेप पहले करनी है, स्टेप ध्यान में रखनी चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए ना, अब हम इसको लिखते चलते। क्या मान लिया हमने, इफ द डायपोल, ठीक है, इज रोटेट्स बाय एंगल थीटा, है ना। मतलब अगर हम डायपोल को थोड़ा थोड़ा रोटेट भी करते चले तो उस पर जो टॉर्क लगेगा, है ना, कितना लगेगा, ठीक है। या डायपोल अगर हम ऐसे बोलते थीटा एंगल पर रखा हुआ है, इफ द डायपोल इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा, ऐसा बोल सकते हो। देन ठीक है, टॉर्क ऑन द डायपोल, टॉर्क ऑन द डायपोल। टॉर्क का फॉर्मूला हमने निकाला है, तो टॉर्क है पी ई साइन थीटा, है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है। ये आ गया हमारे पास टॉर्क, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इफ द dipole is rotates by small angular displacement, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रोटेट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने दिखा दिया डी थीटा, ओके। फिर यहाँ पर चलो इधर लिखते हैं, देन वर्क done in
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दो जो, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो वर्क इज इक्वल टू, रोटेशनल मोशन की बात हो रही है तो वर्क का फॉर्मूला बनता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये अब वर्क जो dw से इंडिकेट कर रहे हैं हमको, है ना, डी क्यू लगाते हैं, पता है, हमने पढ़ा है सब लेवल में। डी मतलब जो स्मॉल अमाउंट अगर है ना, स्मॉल चेंज है तो उसको हम डी लगा के शो कर रहे हैं। तो वर्क जो है छोटा सा वर्क होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी स्मॉल होगा, तो डी लगा दिया उसका, है ना। अब टॉर्क, टॉर्क क्या है, टाउ से इंडिकेट किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, ठीक है। अब यहां से जो dw कितना आ गया हमारे पास, dw इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब क्या है ना, फिर ये दूसरी आ गई, दूसरी स्टेप हो गई हमारी। अब टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कितनी हो जाएगी, 10, है ना, 9 टोटल वर्क, ठीक है। नाउ टोटल वर्क इन टर्निंग द, ठीक है, डायपोल, टर्निंग द डायपोल फ्रॉम इट्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट, ओके। इक्विलिब्रियम स्टेट से मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम स्टेट थीटा इक्वल टू 0 टू द प्रेजेंट स्टेट, है ना। प्रेजेंट स्टेट उसकी क्या मानी गई है, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट ऐसे, है ना, वही लिखा हमने, टोटल वर्क टर्निंग इन डायपोल फॉर्म इज इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब थीटा वहां पे 0, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 टू द प्रेजेंट स्टेट, जहां थीटा क्या होगा, थीटा थीटा ही रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ही रहेगी, ओके ना। चलिए अब यहाँ पर जो है ना, वर्क को हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, W से, टोटल वर्क को, ओके। और ये किसके बराबर होगा, जो टोटल वर्क आ गया हमारे पास, है ना। फिर ये इधर देखिए, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इस वर्क था dw, टोटल वर्क लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा इक्वल टू 0 से कहाँ तक पुट कर रहे हैं हम, थीटा तक, ठीक है। चलिए ना, अब यहाँ वैल्यू अगर इसकी रख देते हैं तो ये 0 से थीटा, वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये है ना। अब यहाँ देखिए तो पी ई कॉन्स्टेंट है, पी ई कॉन्स्टेंट होगा ना, क्यों, ई तो हम बोल चुके हैं कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पीवी यूनिफॉर्म रहेगा, पीवी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पी क्या है, क्यू इंटू 2 है। तो यहाँ ना तो चार्ज बदल रहा है डायपोल का, ना ही उसकी लेंथ हम बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये पी और ई कांस्टेंट है ना। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस पी एम ई आर कांस्टेंट, तो हमें रूल पता है कि कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है, बाहर आ जाएगा, है ना। तो कांस्टेंट हो जाएगा तो पी ई इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, ठीक। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पे, है ना। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट 0 से थीटा, है ना, ये रूल हमें पता है। अब इसके बाद जो हम क्या करते हैं कि जो हमारा अपर लिमिट है उसको रखते हैं, फिर उसमें लोअर लिमिट रख के माइनस कर देते हैं, तो पीई, ओके। और यहाँ पर अपर लिमिट कौन है, माइनस कॉस थीटा, है ना। यहाँ वेरिएबल की जगह हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रख के माइनस कर देते, तो वेरिएबल यहाँ कौन है, एंगल है, तो एंगल की जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट, तो ये माइनस, फिर लोअर लिमिट रख रहे हैं माइनस कॉस 0, और ये, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज देख लेते हो, सिंस कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 0 1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, तो W इज इक्वल टू
पी ई, ठीक है, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। अब कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा, कॉस 0 इक्वल टू 1, तो W कितना आ गया हमारे पास, पी ई, ओके। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब ये कॉस 0 के प्लेस पे 1 है, 1 पॉजिटिव में इसलिए आगे लिख दिया उसको, और कॉस थीटा, ये रहेगा एक्सप्रेशन फॉर टर्निंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट टू एनी अदर एंगल, ओके। अब अगर मतलब हम इसका एक जनरल फॉर्म लिख देते हैं, जो जनरल फॉर्म, ठीक है, वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, है ना। मतलब यहाँ तो जो हम उसको कोई भी पोजीशन से कहां पर भी रोटेट कर सकते हैं। मतलब हमने इस यहाँ पर क्या कंडीशन ली है कि उसकी इनिशियल स्टेट भी हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में ही मानी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट से ही रोटेट करेंगे। हो सकता था कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट ये है ना, उसकी इनिशियल स्टेट ये है जो थीटा 1 एंगल पे, हम इसे इस पोजीशन से यहाँ घुमा रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं, ये पोजीशन 1 से उसको यहाँ ला रहे हैं, तो थीटा 1 और ये थीटा 2, ऐसा, ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्म याद रखना है ना, ये तो इक्विलिब्रियम वाले केस के लिए लगेगा। जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा, डब्ल्यू पी ई, है ना, 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर अगर जनरल फॉर्म अगर आप लेते हो जो, तो यहाँ जनरल फॉर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ थीटा 1 और थीटा 2, मतलब अपर लिमिट आ जाएगी थीटा 2, लोअर लिमिट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वो थीटा 1 से थीटा 2। ये अगर आप जनरल इसमें लिख रहे हो तो, है ना, ऐसा आएगा। तो फिर ये ऐसे ऊपर लिमिट माइनस ये करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ जाएगा, ओके ना। चलिए, ये था क्या हमारे पास, वर्क डन इन टर्निंग ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइपोल को कितना घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, इसका भी तो हम एक्सप्रेशन देखते हैं यहाँ पर। चलिए पहले आप इसको जो नोट कर लीजिए, है ना, फिर हम देखते हैं कि डाइपोल को कितना घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है, ओके। चलिए ना, अब हम यहाँ पर देखते हैं उसके स्पेशल केसेस कि डाइपोल को अगर हम कितना डिग्री घुमा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो पहला केस हमने लिया है, डाइपोल को अगर हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में था तो ऐसे यहाँ से उसको रोटेट करके हम इस तरह ले आते हैं डाइपोल को, तो इस केस में वर्क कितना होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 रख देंगे बस हम, है ना। हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है, इसमें तो यहाँ पर देन वर्क, ओके, वर्क का फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो थीटा के प्लेस पर हमें पुट अप कर देना है कॉस 90, और सिंस कॉस 90 इज इक्वल टू 0, ओके, दैट इज, है ना, देयरफॉर वर्क विल बी द पी ई, ठीक है, 1 माइनस 0 एंड द वर्क इज P इंटू ई, ओके। ये होगा जो वर्क, मतलब अगर हम डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ओके, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, PE वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के प्रोडक्ट के बराबर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब सेकेंड केस जो हम लेते हैं यहाँ पर 180 से मान लेते हैं हम, इफ द डाइपोल, ठीक है, इज रोटेट्स बाय एंगल 180 डिग्री,
दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, है ना, ये उसका मतलब जो, ठीक है। देन वर्क होगा W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से वर्क रहेगा हमारे पास PE, है ना, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट से रोटेट करने वाली बात कर रहे हैं ना, तो ये होगा जो PE 1 माइनस कॉस 180, ओके। और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है जो -1, है ना, -1। तो फिर W इज इक्वल टू PE 1 माइनस -1, ये तो W हो जाएगा हमारे पास PE 1 प्लस 1, ठीक है। W इज इक्वल टू 2PE, ये रहेगा एक्सप्रेशन, है ना। और ये क्या होगी, इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वर्क, है ना, या यही लिख देते, इतना नहीं लिखते, ये हमारी वर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब हम उसे 180 डिग्री घुमाते हैं तो 180 डिग्री में रोटेट करने में, है ना, उसे 180 से मतलब क्या, कैसे कर देना उसको, है ना, कैसे ले आना, ठीक है। डाइपोल को तो जैसे वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा था, ये माइनस की चार्ज इधर, प्लस की चार्ज इधर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसे घुमाकर कैसे ले आ रहे हैं, है ना, इस तरह से हम उसको रोटेट करके इतना रोटेट कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, है ना, ये 180 से रोटेट कर दिया बच्चों उसको। तो यहाँ पर ये वर्क मैक्सिमम होगा। क्यों ऐसा, हम इसे मैक्सिमम वर्क क्यों कह रहे हैं, इसे हम मैक्सिमम वर्क क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्या इससे हम डाइपोल को इससे ज्यादा रोटेट नहीं कर सकते? 180 से 270 भी रोटेट कर सकते हैं, है ना, 360 भी कर सकते हैं। तो फिर यही वर्क को मैक्सिमम क्यों बोल दिया गया? इससे जहाँ है ना 90 रोटेट कर रहे हैं तो पी वर्क है ना, 180 कर रहे हैं मतलब उसका डबल कर रहे हैं, डबल एंगल से रोटेट कर रहे हैं 90 और 180 उसका दुगने से रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क भी डबल हो गया यहाँ पर, है ना। अब हम कहें तो यहाँ पर कि इसी को मैक्सिमम क्यों, इससे ज्यादा रोटेट किया जा सकता है उसको ऐसे, ठीक। तो यहाँ ध्यान दें तो मैक्सिमम इसलिए कहा जाता है, इस वर्क को मैक्सिमम माना जाता है, इसकी यही वैल्यू मैक्सिमम वर्क होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो डाइपोल से हमें वर्क ऑब्टेन होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप डाइपोल ऐसे आ गया, जो किस तरह से आ गया कि उसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसके बाद डाइपोल को मान लो हमने उसको ऐसे छोड़ दिया, ऐसे, है ना, ऐसे हमने रखा है और थोड़ा सा हम उसको ऐसे ऐसा कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, इस पोजीशन में ला दिया हमने, तो इसके बाद में जो हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क हमें करके दे देगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इसको रिपेल कर देगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो खुद घुमा देगा उसको। तो हमें उसे यहाँ तक लाने में ही, इक्विलिब्रियम स्टेट से यहाँ तक घुमाने में ही वर्क करना पड़ता है, और हमारे को जो मैक्सिमम वर्क होगा वो होगा 2PE। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड खुद वर्क कर देगा, मतलब उसके बाद वर्क ऑब्टेन होने लगेगा, है ना, वर्क किया नहीं जाएगा, ऑब्टेन होगा। ओके, तो मैक्सिमम हमारे थ्रू रोटेट करने में किया गया मैक्सिमम वर्क यही होगा, है ना। चलिए, तो ये था जो हमारे पास वर्क डन करनी है डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये उसके स्पेशल केसेस। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, यहां से लिखना है उसको। चलिए जो ना, अब हम यहाँ पर देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले तो जो हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डाइपोल में क्यों आती है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं जो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर वर्क करेगा, है ना, उस पर फोर्स लगाएगा, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को ले आते हैं या उसको रखते हैं जो, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पर यहाँ पर जैसे हमने इसे उठा के यहाँ ले आए, तो इस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक
फील्ड है वो फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स के कारण यहाँ पर एक वर्क हमें करना पड़ेगा और वो वर्क ही ठीक है डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जब भी जो एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसे ले जाएंगे, ठीक है, या किसी भी पोजीशन पे वो, या चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर से उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसे रोटेट कर रहे हो, ओके, तो यहाँ पर दोनों ही केस में उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसके कारण जो वर्क कुछ उस पर करना पड़ेगा, घुमाने में कहे या बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कहे, तो वर्क हम करते हैं तो वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। ये बातें जो हमने पढ़ी है 11th क्लास में कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर होती है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो जाए या उसकी पोजीशन चेंज हो जाए तो उसमें एक एनर्जी डेवलप हो जाती है और वो एनर्जी न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और स्टेट चेंज करने में किए गए वर्क के बराबर होती है, ओके। तो ये जो है ना, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। अब यहाँ पर एक डायपोल है जो, तो उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमारे पास दो तरीके हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से प्रेजेंट स्टेट तक ले आ जाए, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट किसे बोलते हैं, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो तो उस स्टेट से उसे हम किसी भी स्टेट में ले आए तो वहां उसमें जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, है ना। अब ये सारी बातें हम समझेंगे जो अभी, पहले तो डेफिनेशन देख ले फिर क्यों ऐसी डेफिनेशन बनी, ये सारी बातें, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट टू इट्स इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखते हैं, प्रेजेंट स्टेट, है ना, क्योंकि ये कहीं से भी, इसको कहीं पर भी हम लेकर आ सकते हैं, ओके। अब जो हमने माना है जो, ठीक है, हमने क्या माना है कि डायपोल है AB जिसके चार्जेस -q + q डायपोल मोमेंट P है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ये जो ऑरेंज कलर से जो हम दिखा रहे हैं ये उसकी क्या है, प्रेजेंट स्टेट है। तो थीटा एंगल पर रखी है प्रेजेंट स्टेट उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से, यहाँ हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ये हमने यहाँ लिख भी दिया है, तो उसकी स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो डेफिनेशन और स्टेटमेंट यहाँ से, तो डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन क्या होगी, डायपोल को स्टैंडर्ड स्टेट से प्रेजेंट स्टेट में रोटेट करने में, घुमाने में, लाने में किया गया जो वर्क है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा जो, ओके। चलिए तो पहले आप ये नोट कर लीजिए जो है ना, डेफिनेशन और स्टेटमेंट, है ना। उसके बाद हम डेरिवेशन देखते हैं कैसे, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डायपोल को ही हम घुमाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज करने में हमें वर्क करना पड़ेगा या बाहर से अंदर लाने में वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क उसमें किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो दो तरह से जो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को कहां से लाने में, ठीक है, डायपोल को इंफिनिटी से, ठीक है, कहां तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होगा, ठीक है ना, ये वर्क, ठीक, इंफिनिटी से कहां तक लाने में, इंफिनिटी से उसकी प्रेजेंट स्टेट तक लाने में, बोल दो कोई भी यहाँ पे, है ना, प्रेजेंट स्टेट तक लाने में जो वर्क होगा यही वर्क किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के, ओके। अब जो ये इंफिनिटी से मतलब हमारा क्या है ना, जैसे 11 में इसमें हमने सब पढ़ा होगा जो कि इंफिनिटी का मतलब क्या, ठीक है ना। हम इंफिनिटी ही क्यों लेते हैं, दो डेफिनेशन हमने कही, एक तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डायपोल को बाहर से ला रहे हैं तो वर्क के बराबर होगी, कौन सा वर्क, जो इंफिनिटी से प्रेजेंट स्टेट तक लाने में किया गया होगा, या दूसरा उस कौन सा वर्क जो उससे स्टैंडर्ड स्टेट से प्रेजेंट स्टेट में लाने में किया गया होगा। दो तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो ये इंफिनिटी, किस जगह को इंफिनिटी माना जाता है ना,
कि इंफिनिटी से मतलब क्या, बहुत दूर वाला इंफिनिटी है ना। जैसे जनरली जो हम इंफिनिटी सुनते हैं समझने में छोटे छोटे से टर्म जो आ रहे हैं इसमें, उनका मतलब भी समझते चले, फील करते चले। अदरवाइज जो हम डेफिनेशन लिख चुके हैं, डेरिवेशन निकालने में हमको 5 या 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा वर्ड जो है ये क्यों इंफिनिटी लेते हैं या एक्सटर्नल सेट्स क्यों बोलते हैं, इसका मतलब भी समझते चले ना, ताकि हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए जो ना, ठीक है। तो हम किसके बराबर कहा, इंफिनिटी से प्रेजेंट स्टेट लाने। अब मेरा मतलब है तो ये इंफिनिटी किस पोजीशन को बोलते हैं। जैसे हम जब भी इंफिनिटी सुनेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि बहुत दूर वाली, बहुत दूर से लाने में, है ना, इतनी दूर। एक्चुअल में जो इंफिनिटी का मतलब क्या है कि जहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट खत्म हो जाए। जैसे ये हमारा एक चार्ज है ना, इस चार्ज का इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यही था, यहीं तक था बस। तो इसके बाहर जो होगा वो हमारा इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। मतलब इंफिनिटी से मतलब जहां पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम इंफिनिटी कहेंगे। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं जो बहुत दूर वाला इंफिनिटी वहां से लाने में, ठीक है ना, ठीक है। ये मतलब छोटे छोटे इंफिनिटी में जो मतलब रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म से मतलब जैसे एक छोटा सा चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत ही छोटा सा होगा, है ना। ज्यादा दूरी तक वो इलेक्ट्रिक क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए इंफिनिटी जो डिस्टेंस रहेगी वो छोटी रहेगी। अगर यहाँ बड़ा चार्ज हमने बोल दिया, बहुत बड़ा चार्ज, तो इसका इफेक्ट ज्यादा दूर तक रहेगा, तो उसका इंफिनिटी है ना ज्यादा दूर पे रहेगा, ठीक है। मतलब इंफिनिटी से मीनिंग हमारा ये है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो डाइपोल पे फोर्स 0, वहां पर वर्क 0, ओके, और वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। इंफिनिटी वर्ड से मतलब हमारा कि जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर डाइपोल रखा है ना, तो इस डाइपोल पर फोर्स 0 रहेगा, है ना। फोर्स 0 तो डेफिनेटली जो वर्क 0, और वर्क 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। मतलब इंफिनिटी से मीनिंग कि हम अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम डाइपोल को उस पोजीशन से लाएंगे, इंफिनिटी उस पोजीशन से लाएंगे जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो, 0 हो। उस जगह से लाने को हम इंफिनिटी से लाना बोलते हैं, ठीक है ना। समझा क्या कहा हमने कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंफिनिटी से लाने, प्रेजेंट स्टेट तक लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क होगा, और इंफिनिटी का मतलब समझ में आया ना, किसको बोला जाएगा, जहां पर उसमें फोर्स 0, वर्क 0 और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, उस जगह से लाने में किया गया वर्क। मतलब देखना यहाँ पे है ना, हमें डाइपोल को ऐसी ही जगह से लाना है प्रेजेंट स्टेट पर जहां पर उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, है ना। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसकी माप, उसकी मेजर हमें बिल्कुल सही मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो समझना, इंफिनिटी वाली कॉन्सेप्ट क्यों लेते हैं, चलो जो कॉन्सेप्ट भी ये भी समझ लो, है ना। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, लेकिन फिर भी समझ लो, है ना, कि इंफिनिटी से ही क्यों लाते। जैसे मैंने कहा जो मैं एक ऑब्जेक्ट को एक मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर रखा है ना, पॉइंट ए पर रखा है, और मैंने कहा तो ए से हम उसको बी पर लेके गए, ए से बी पर लेके गए मतलब पोजीशन में क्या हुआ, चेंज हुआ। पोजीशन में चेंज हुआ मतलब उसमें वर्क है ना, उस पर हमको वर्क करना पड़ा होगा, और वर्क हमने किया होगा तो उस पर क्या आ गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी। समझे। तो अब मैं यहां बोलता हूं बच्चों कि हमें एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, 5 जूल। समझ में आया ना, सब समझना थोड़ी सी। जैसे इंफिनिटी ये दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए आपके। तो हमने कहा बच्चों कि हमें एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके गए, वहां से ले जाने में हमें 5 जूल वर्क करना पड़ा। तो आप पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल दोगे, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन में जो हम उसकी पोजीशन चेंज करने में जो वर्क करते हैं वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। ये मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा, इससे पढ़ा है, इससे पहले वाली इसमें 11 में वर्क डन इन चेंजिंग द
ठीक है, स्टेट और पोजीशन। यही वर्क किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो अब अगर बच्चों आप यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हम किसी बॉडी की स्टेट चेंज करने में जो वर्क करते हैं, पोजीशन चेंज करने में वर्क करते हैं, वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये बात सही है। अब अगर मान लो जो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताते, मैं आपसे पूछता कि पॉइंट बी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो आप क्या बोलते? ए से बी पर लेके गए, ए से बी तक ले जाने में मैंने बोला 5 जूल वर्क है, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी भी आप क्या बोल दोगे? पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी बोल दोगे इसके अकॉर्डिंग कि हमने ए से बी तक ले जाने में वर्क 5 जूल किया है, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल आएगी, यही ना? ऐसे ही बोलोगे। लेकिन क्या ये सही होगी? जो ये हमारा कैलकुलेशन सही होगा क्या? है ना? अब देखना कि हो सकता है जो कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और उसे हमने ए पर ले जाने में भी पहले कोई ना कोई वर्क किया होगा, है ना? मतलब हमने ये थोड़ी बोला था कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ए पर था, तो हो ये बात भी पॉसिबल है कि ए पर भी उसमें कोई ना कोई क्या हुई होगी, पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी। मतलब वो कहीं ना कहीं तो होगा पहले। मान लो वो ओ पे था पहले, है ना? अब हमने उसको पहले ओ से ए पर लाके रख दिया था, ओ से ए पे लाके रख दिया था। अब यहां हमको इधर पहले ए तक लाने में कितना 10 जूल वर्क करना पड़ा, ओके। और ओ पर मान लो पोटेंशियल यहाँ कितनी एनर्जी थी उसकी, यहाँ ओ पर उसकी एनर्जी 0 थी, यहाँ वर्क 0 था, उसको हमने 0 से ए पर लेके गए, तो कितना वर्क हुआ? 10 जूल। ये पहले कर चुके थे हम। फिर बाद वाली कंडीशन में मैंने आपको बोला कि हमने उसे ए से बी लेके गए और वहां से ए से बी तक ले जाने में वर्क कितना है? 5 जूल। तो आप क्या अभी भी पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल ही बोलोगे? 5 जूल तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि यार टोटल कहां से, यहां पहले से उसमें कितनी एनर्जी थी, हमने उसे ए पर लेकर गए थे, तो ए पर उसमें पहले से कितनी एनर्जी स्टोर थी? 10 जूल। और हमने उसको ए से फिर बी पर लेके गए, तो फिर और कितनी स्टोर हो गई इसमें? 5 जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? 10 + 5 15 जूल हो गई। तो हमें अगर सही पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल बोल दी थी। क्यों? क्योंकि हमको आधी बात ही पता थी। तो आधी बात ये पता थी कि हमें ए से बी तक लेके गए। लेकिन अगर हम सही एनर्जी बोलते जो है ना, अगर हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर ए पर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 होती, मान लो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होती, तो हम बी तक ले जाने में 5 जूल वर्क हुआ है और तब जाके हम पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 5 जूल बोलते, तो ये सही था, है ना? लेकिन ए पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, वहां तो कुछ और वैल्यू है, तो फिर हमने उससे और, तो यहाँ 5 जूल वाला आंसर इधर गलत होगा। तो अगर हम सही पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना चाह रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को हम कौन सा वर्क मेजर करेंगे? कहां से लाने में? जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, वहां से लाने में, प्रेजेंट स्टेट तक लाने में वर्क निकालेंगे, तब जाके हमारे पास सही वैल्यू आएगी, है ना? भले ही हमने ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके गए, हमने ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक डिस्प्लेस किया था? तो ए से बी तक हमें वर्क करना पड़ा 5 जूल। लेकिन ये 5 जूल अगर हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे तो ये गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पास ए पर पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी हो, है ना? तो यहाँ पॉसिबल है कि उसकी जहां से हम उसको ले जा रहे हैं वहां पहले से कोई ना कोई एनर्जी उसके पास हो, ऐसा पॉसिबल है। तो फिर हम जो वर्क निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, वो गलत आंसर मिलेगा हमेशा। तो हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उस जगह से ही ले जाना है जहां पर वही वर्क निकालना है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, उस जगह से ले जाने में ही वर्क निकालना है। तो अगर हमें जो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम उसे कहां से कहां तक ले जाने में निकालेंगे? ओ से बी तक ले जाने में ही वर्क निकालेंगे, क्योंकि ओ पर पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कौन सा वर्क, कहां से ले जाने में किया गया वर्क? उस स्टेट से ले जाने में किया गया वर्क जहां से उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उस जगह से कौन सी स्टेट तक ले जाने में
प्रेजेंट स्टेट तक ले जाने में किया गया वर्क निकाला जाता है। भले ही हमने एक्चुअल में उसको ए से बी लेकर गए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते टाइम हम ओ से ए तक बी तक ले जाने में वाला वर्क निकालेंगे तो हमारे पास आंसर सही आएगा, अदरवाइज हमको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। आया समझ में? ये बात समझ में आई जो कि हम ऑब्जेक्ट को अगर पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना चाहते हैं तो हम वर्क तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कौन सा वर्क उस जगह से लाने में जहां उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उस जगह से प्रेजेंट स्टेट तक लाने में किया गया वर्क हम फाइंड करेंगे। वो वाला वर्क नहीं निकालेंगे कि जहां से हमने उसको डिस्प्लेस किया है, हो सकता है वहां पहले से कोई एनर्जी हो। तो ये बात ध्यान रखना मुझे, ठीक है ना। आगे जो ये कॉन्सेप्ट है छोटी छोटी सी कि आप जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहोगे उस जगह से ही डिस्प्लेस करने में किया गया वर्क निकालोगे जहां इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, ओके ना। तो इसलिए जो इंफिनिटी लेते हैं, है ना, हम क्यों इतनी डिस्कस कर रहे थे ये कि हम इंफिनिटी ही क्यों लेते हैं। जैसे आप बार-बार जो किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे भी 11th में 12th में आगे भी, तो आप वहां ये बात हमेशा पढ़ोगे कि हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से प्रेजेंट स्टेट तक लाने में किया गया वर्क निकालेंगे। तो इंफिनिटी ही क्यों लिया जाता है? तो इंफिनिटी लेने का रीजन समझ में आया ना कि अगर हमको सही पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है तो हमें उस जगह से ही लाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को जहां उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और वो जगह जो जनरली कहां पर भी हो सकती है, इंफिनिटी पर भी हो सकती है ना। तो इंफिनिटी से लाने में किया गया वर्क इसलिए लिया जाता है। ये बात जो हमने अभी डेरिवेशन पे हम नहीं आए, तो ये हमारी बातें कुछ सीखने वाली कॉन्सेप्ट वाली बातें थी जो है ना। डेरिवेशन अभी हम 2 मिनट में हो जाएगा, आप खुद समझ जाओगे, खुद कर लोगे उसके, लेकिन ये बातें आपको सीखनी चाहिए, फिर दिमाग में आपके आनी चाहिए यार मैं इंफिनिटी से ही क्यों ले रहे हैं, इंफिनिटी क्या है। तो इंफिनिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाला रीजन इंफिनिटी माना जाएगा। और इंफिनिटी पे ना तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ना वहां उस पे वर्क होगा, ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो यहाँ इसलिए इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, ओके। मतलब ध्यान देना हमारा मेन क्या है, हम कौन सा वर्क निकालेंगे उस जगह से ले जाने में जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, वहां से कहां तक ले जाने में, प्रेजेंट स्टेट तक ले जाने में वर्क निकालेंगे। ये हमारा एम होता है, ये हमारा है ना अप्रोच होती है। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कौन सा वर्क निकालेंगे उस जगह से ले जाने में जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो से प्रेजेंट, ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो जरूरी नहीं है बच्चों कि इंफिनिटी पर ही जीरो होगी। डायपोल वाले केस में बात कर रहे हैं, इंफिनिटी पे तो जीरो हो गई डायपोल के केस में, लेकिन डायपोल में एक और ऐसी पोजीशन भी होती है कि उसे अगर हम उस पोजीशन पे रखें तो वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना। तो उसको हम उसकी स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? स्टैंडर्ड स्टेट। मतलब डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर तो जीरो होगी, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो नॉर्मल रखा रहे, परपेंडिकुलर रखा रहे, तो इस पोजीशन पर भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कितनी रहेगी, इस पोजीशन पर भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। तो इस पोजीशन को भी हम उसकी स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। ध्यान रहे, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क निकालना है कौन सा, जहां से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, उस जगह से प्रेजेंट स्टेट तक लाने में किया गया वर्क निकालना है। अब वो जगह दो हो सकती है, एक तो इंफिनिटी हो सकता है, तो हम इंफिनिटी से प्रेजेंट स्टेट तक लाने में किया गया वर्क निकालेंगे, है ना, तो भी हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को अगर हम नॉर्मल रखते हैं, परपेंडिकुलर रखते हैं, तो इस केस में भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो हम डायपोल को उसकी प्रेजेंट स्टेट से, है ना, सॉरी, इस स्टैंडर्ड स्टेट से प्रेजेंट स्टेट में लाने में किया गया वर्क भी निकाल लें तो भी उससे हमको सही पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ओके। तो जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, वो जगह अगर इंफिनिटी नहीं होगी तो उसे हम स्टैंडर्ड स्टेट कहेंगे। मतलब या तो इंफिनिटी होगी, और इंफिनिटी को छोड़कर अगर कोई दूसरी जगह हो जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए,
तो फिर हम उसके लिए उस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं, उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। ओके ना। तो हम एक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इंफिनिटी से कैसे ले आओ, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आओ, एक तरीका ये हुआ, या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको अपनी स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल स्टेट से जिस पोजीशन तक आप घुमाना चाह रहे हो, लाना चाह रहे हो, उस पोजीशन तक ले आने में किया गया वर्क निकालो। ये दो मेथड है हमारे पास, है ना। तो दोनों से ही हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें मिल जाएगी बेटा। ठीक है ना। आया समझ में। दो तरीके हुए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के डायपोल की, एक तो इंफिनिटी से लाने में, दूसरा स्टैंडर्ड स्टेट मतलब नॉर्मल से प्रेजेंट स्टेट तक घुमाने में किया गया वर्क। ओके चलिए, अब यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पर, है ना, हम कौन सी मेथड से निकालेंगे यहाँ पर, स्टैंडर्ड नॉर्मल वाली, इस कंडीशन इस पोजीशन से यहाँ तक लाने में वाली मेथड हम यहाँ यूज करेंगे, उससे डेरिवेशन निकालेंगे। लेकिन ये वाली मेथड से भी समझ लो, रफली समझ लो, है ना। जैसे हम डायपोल को इंफिनिटी से ला रहे हैं, है ना, कहां पर ला रहे हैं हम उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखना, तो दोनों मेथड से इसको हम रफली समझेंगे, बाकी हम अच्छे से डेरिवेशन दूसरी मेथड से निकालेंगे ना। तो जैसे जो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम, है ना, कहां से, इंफिनिटी से ला रहे हैं, ठीक है, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हमारा डायपोल आ गया जो, है ना, हमने उसे इस पोजीशन तक ले आए इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ओके, ये ए बी, ठीक है ना, ये यहाँ से इनका डिस्टेंस तो हमें मालूम है 2a है। ओके ना। अब देखो जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इस पर अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगाएगा। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है उस पर अट्रैक्शन लगेगा, पॉजिटिव पर रिपल्शन लगेगा, है ना। तो इस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, ओके, और इस पर रिपल्शन फोर्स है, तो हमें यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके थ्रू वर्क मिलेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज को लाने में हमें वर्क नहीं करना पड़ता, नेगेटिव चार्ज तो अपने आप अट्रैक्ट होते हुए आता है। हमें वर्क यहाँ किसको लाने में करना पड़ता है, ओनली पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन के अगेंस्ट करने में करना पड़ेगा, है ना। तब यहाँ वर्क कितना हम करेंगे वो उसकी वैल्यू निकालो, तो वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो जो कितनी आएगी, ठीक है। तो अब मानो जो हमने डायपोल को, ठीक है, कहां से कहां तक लाए, मतलब डायपोल की, मतलब हम किसको ला रहे हैं, चार्जेस को ले आ रहे हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू को। तो यहां तक पहले हमने मान लो जो नेगेटिव चार्ज एंटर हुआ होगा, फिर उसके पीछे पॉजिटिव चार्ज एंटर हुआ, है ना। तो यहां तक पहले पॉइंट बी पर नेगेटिव चार्ज पहुंचा होगा, फिर उसके बाद कौन पहुंच रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने कहा जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, अगर वो पॉइंट बी तक आया तो ये वर्क मैंने मान लिया कितने से दिखा दिया हमने, WB से। कौन से चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के थ्रू। नेगेटिव चार्ज को इंफिनिटी से कहां तक ला रहे थे हम, डायपोल को ही ला रहे हैं ना, लेकिन हम एक एक चार्ज का समझो। तो पहले नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बी तक पहुंचा, तो उस पर वर्क हमें मिलेगा, ऑब्टेन होगा, अट्रैक्शन फोर्स का वर्क लगेगा उस पर, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है तो वो नेगेटिव वर्क माना जाता है, मिलता है। तो ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा, नेगेटिव WB बता दिया, बी तक आ रहा है तो बी बता दिया, है ना। अब उसके साथ जो मान लो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ आया, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को भी वर्क उतना ही करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज पर भी वर्क उतना ही रहेगा, क्योंकि फोर्स तो उतना ही है दोनों पे फोर्स कितना है, QE। अट्रैक्शन पे भी फोर्स कितना है, QE है। ओके, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, दोनों पे चार्ज सेम है, तो दोनों पे फोर्स सेम, और इंफिनिटी से दोनों को हमने पॉइंट बी तक ही लाया है, तो दोनों पर वर्क भी सेम। लेकिन बी पर हमें वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज को लाने में हमें वर्क करना पड़ता है। तो वर्क करना पड़ता है, तो पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क है, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हमें वर्क किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव, रिपल्शन के अगेंस्ट करते हैं तो पॉजिटिव वर्क, अट्रैक्शन वर्क कर रहा है तो नेगेटिव। मतलब पॉइंट बी तक लाने में, पॉइंट बी तक नेगेटिव और पॉजिटिव को लाने में किया गया वर्क कितना होगा, सेम होगा।
ओके, अब पॉजिटिव तो यहीं रुक गया, मान लो डायपोल ऐसा है तो पॉजिटिव यहीं रुक गया, नेगेटिव थोड़ा और आगे आया होगा, कितनी डिस्टेंस आगे आया वो 2a, यहाँ नेगेटिव आया तो नेगेटिव a तक पहुंचा, समझ में आया ना, मतलब हम डायपोल को ऐसे से ला रहे हैं तो a जो नेगेटिव चार्ज है उसने ज्यादा डिस्टेंस चली है, जो पॉजिटिव से ज्यादा डिस्टेंस उसने चली, कितनी डिस्टेंस 2a। तो हमने कहा जो कि जो हमारा क्या था नेगेटिव चार्ज को हमको और b से a तक लाना है ना, उसको b से a तक लाना पड़ा है हमें, तो यहां से और इस पे एक्स्ट्रा वर्क हुआ है, कहां से लाने में, b से a, और ये वर्क भी कितना होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ओके, आया समझ में, नेगेटिव चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है b तक पर, उस पर वर्क हो गया -wb, फिर उसके बाद b से a तक लाया है, यहां से यहां तक के वर्क को हमने अलग से दिखा दिया -wb, ये टोटल वर्क हो गया। अब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहां तक पहुंचा है, सिर्फ पॉइंट b तक, तो उसको यहां तक लाने में किया गया वर्क होगा wb, टोटल वर्क निकाल लो -wba है ना, -wb और +wb, ये है ओके, ये टोटल वर्क जो, तो ये तो कैंसिल हो गया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क के बराबर है, यहाँ पर टोटल वर्क कितना होगा b से a तक लाने में। अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ कौन से वर्क के बराबर बची है, नेगेटिव चार्ज को b से a तक लाने में। तो अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी इतनी बची, इतने वर्क के बराबर बची। अब ये वर्क कितना होगा, तो वैल्यू देख लो जो है ना, क्या होता है वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फोर्स कितना लग रहा है, नेगेटिव चार्ज आया है आगे, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगा, q ही है ना, ठीक है ना, नेगेटिव पे भी फोर्स इतना ही लगा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहाँ से b से a तक, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई 2a, b से a तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई 2a, तो u कितना आ गया हमारे पास, q इंटू 2a को लिख सकते हैं हम p इंटू e, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डायपोल को ऐसे ले आ रहे हैं है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट में है वो उसकी, तो इस केस में इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हुआ, PE हुआ, मतलब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चलाते हुए लाए है ना। तो ये एक तरीका हमारे पास ये भी हुआ, इससे भी हम डिफाइन कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये वाली मेथड से भी। अब दूसरी मेथड जो हम यूज करेंगे, ठीक है, एक तो आपको ये बोला कि हम पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से निकाल सकते हैं डायपोल की, एक तो उसको कहां से लाने में, स्टैंडर्ड स्टेट से है ना, स्टैंडर्ड स्टेट से कहां पर लाने में, तो सॉरी इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में वर्क, दूसरा क्या कहा था, स्टैंडर्ड स्टेट से प्रेजेंट स्टेट में लाने में किया गया वर्क। तो वो स्टैंडर्ड स्टेट किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो वो स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, ये वाली, जब डाइपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है, उस स्टेट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी आप सोच के देखो, जीरो क्यों होने का रीजन समझो, ये हमने डाइपोल को अभी लो ऐसे ले आए, ऐसे इंफिनिटी से लाया होगा कहीं से है ना, ऐसे लाया, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज ही प्लस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुई है नेगेटिव से यहां तक आने में, तो माइनस क्यू चार्ज पर क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो माइनस क्यू चार्ज पे जो वर्क आएगा वो नेगेटिव होगा, इस पर नेगेटिव वर्क होगा। अब जो प्लस क्यू चार्ज है, चार्ज तो दोनों सेम है, तो इस पे भी और डिस्टेंस भी सेम चल कर आए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम, दोनों पे फोर्स भी सेम है, तो वर्क भी सेम, लेकिन इसका वर्क पॉजिटिव होगा है ना, क्योंकि इस पे रिपल्शन, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव सेम है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वर्क है, यहाँ पर दोनों इक्वल है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, डाइपोल को ऐसा लाने में टोटल वर्क कितना हुआ, तो टोटल वर्क हुआ जो हमारा जीरो प्लस कर है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, जीरो, आया ना समझ में, तो इस स्टेट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो इसलिए हम उसको उसकी क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है ना। अब चलिए, तो हमें क्या निकालना है,
वर्क ही निकालना है हमको, वर्क डन इन टर्निंग अ डाइपोल फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट टू प्रेजेंट स्टेट। तो वर्क निकालने की मेथड अभी हमने देखी थी, यहाँ पर कैसे निकालते हैं हम, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालते हैं, मतलब ये वाला, ये ऐसा रखा हुआ है हमारा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसा रखा हुआ है ना, और हम इसे स्टैंडर्ड स्टेट इससे घुमाकर ऐसा लाना चाह रहे हैं। ओके, यहां से घुमाकर यहां लाना चाह रहे हैं, मतलब हम घुमा रहे हैं उसको, तो हमको एक्चुअल में उसके घुमाने में किया गया वर्क ही निकालना है जो। तो अभी उसको घुमाने में किया गया वर्क निकालने की मेथड हमने समझी है, बस यहाँ थोड़े से वेरिएशन आ जाएगी, मतलब हम उसको स्टैंडर्ड स्टेट से ला रहे हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेट पे उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा कितना होगा, 90 होगा, 90 होगा ना, यहाँ रहने पे इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना होगा उसका, 90 होगा। ओके, और कौन सी स्टेट पे लाया हमने उसको, थीटा बनाने वाली स्टेट पे लाया, ये वाली, ये उसकी प्रेजेंट स्टेट। तो हमें यहाँ वर्क ही निकालना है, तो कौन सा वर्क, उससे स्टैंडर्ड स्टेट मतलब थीटा 90 से लेकर थीटा तक लाने में, डिस्प्लेसमेंट थीटा तक लाने में किया गया वर्क। तो वर्क की वही मेथड है, जो वेरिएबल टॉर्क लगेगा उस पर। तो पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकालते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क होगा हमारा, क्या हो जाएगा, डी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क कैसे निकालते हैं हम, ठीक है ना, वही टॉर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फिर टोटल वर्क के लिए क्या कर देते हैं, उसका इंटीग्रेशन। अभी वर्क निकालना हमने इसी में, इससे पहले सीखा होगा ना, तो सेम वही मेथड से। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, तो डेरिवेशन की टॉर्क से, है ना। तो चलिए, है ना, मैं रिपीट नहीं करूंगा मेथड, आप पहले देख चुके हैं। तो क्या मान रहे हैं हम, इफ द डाइपोल इज रोटेट्स बाय एंगल थीटा, ये ऐसे बोल सकते हो, इफ द डाइपोल इज एट एंगल थीटा देन टॉर्क ऑन द डाइपोल, ठीक है। इफ द डाइपोल ऐसा लिख दो, इज एट एंगल थीटा देन, ठीक है, टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क ऑन द डाइपोल, ओके। और टॉर्क का फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा, ओके। अब हम यहाँ लिख देते हैं जो, इफ द डाइपोल इज रोटेट बाय, डाइपोल इज, वही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, रोटेट्स बाय स्मॉल, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, देन वर्क डन, ओके, किया गया वर्क। तो वर्क को फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्क क्या है ना, रोटेशनल मोशन की बात हो रही है, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास वर्क का फॉर्मूला इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सेम वही है, वर्क वाली मेथड की है बिल्कुल, है ना। तो स्मॉल वर्क है, dw से इंडिकेट किया, वैल्यू हो जाएगी इसकी टॉर्क टी डी थीटा, ओके ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी डी थीटा हमने मानी है ना, ठीक है ना। तो टी डब्ल्यू होगा हमारे पास टाउ, और डी थीटा की वैल्यू क्या है, डी थीटा की वैल्यू है, सॉरी, टाउ की वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया हमारे पास स्मॉल वर्क, है ना। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल किसके बराबर है, वर्क के बराबर। कौन सा वर्क, स्टैंडर्ड स्टेट से, है ना, प्रेजेंट स्टेट तक लाने में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू द वर्क डन इन टर्निंग द, या डिस्प्लेसिंग लिख सकते हो, डाइपोल, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है ना, वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल फ्रॉम इट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट
स्टैंडर्ड स्टेट टू प्रेजेंट स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जहां पर थीटा कितना है तो π/2 90 को π/2 टू द प्रेजेंट स्टेट, है ना। तो प्रेजेंट स्टेट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है, थीटा है। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी को जो हम इंडिकेट करते हैं यू से, किसके बराबर होगी ये, वर्क के, टोटल वर्क कहां से लाने में, स्टैंडर्ड स्टेट से प्रेजेंट स्टेट में लाने में। ओके, तो ये ठीक है, सिंबल नहीं भी लिखा हो तो आप अंडरस्टूड कर सकते हो उसको, डब्ल्यू भी ऐसा लिख सकते हो। तो यू है ना, टोटल वर्क कैसा होगा, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, जो स्मॉल वर्क है उसका इंटीग्रेशन करते हुए, स्मॉल वर्क है हमारे पास dw से दिखाया हमने, लिमिट कहां से कहां तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, इनिशियल डिस्प्लेस पोजीशन क्या है ना, π/2 से कहां तक, थीटा तक। ओके, ये π/2 से थीटा। अब यहां से आगे सॉल्व करते चले, कितना है π/2 से थीटा, dw कितना है pe sin थीटा d थीटा, ठीक है ना। तो u है हमारे पास जो, ठीक है, pe कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, sin थीटा d थीटा, है ना, लिमिट बचेगी π/2 से थीटा, है ना। फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, सेम वही है जो वर्क, बस वर्क पूरी वर्क निकालने की ही मेथड है, बस हमने यहाँ पर लिमिट चेंज कर दी है ना, ठीक है। तो pe ये होगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट होगी π/2 से थीटा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू pe माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस π/2, ठीक है ना। मतलब π/2 में लिखा हो तो 90 ना लिखते हुए, तो यहाँ जो cos π/2 कितना होता है, सिंस cos π/2 इज इक्वल टू 0, है ना। cos π/2 मतलब 90, ये 0 हो जाएगा, ब्रैकेट में से क्या बचेगा, ये u इज इक्वल टू, है ना, pe, ये चलो एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, माइनस cos थीटा और प्लस cos π/2, है ना। cos π/2 की वैल्यू यहाँ दिखा दो 0, तो u हो गया हमारे पास pe माइनस cos थीटा प्लस 0, u आ गया हमारे पास माइनस pe cos थीटा। ये रहेगा क्या, एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी किस बात पर, ठीक है, P पर, जितना डायपोल मूवमेंट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, E पर डिपेंड करेगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि हमें उससे अंदर एंटर करने में उतना ही, वर्क करने में उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। और थीटा मतलब उसकी जो एंगल है, जो पोजीशन बताने वाला एंगल, उसके कोसाइन पे भी डिपेंड करेगा। मतलब ये एंगल चेंज होगा और डायपोल रोटेट होगा, घूमेगा, पोजीशन चेंज होगी, एंगल चेंज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगी, जो अगर P और E कांस्टेंट है तो एंगल के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी उसको भी हम देखते हैं, मतलब कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी। ओके, तो चलिए इतना नोट कीजिए, हम उसके स्पेशल केसेस में उसको देखते हैं। ओके, चलिए ना, हम उसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है ना। तो पहला हमने बोल दिया, इफ द डायपोल इज लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जो उसकी डायरेक्शन, तो हमारा जो डायपोल है वो ऐसा रखा हो जिसका नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, मतलब डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, ये मीनिंग है उसका। तो इस केस में जो थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल, डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा ना, ऐसा रखा है। तो फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस P cos थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि U इज इक्वल टू माइनस P E cos 0। ओके,
और cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 होगी, तो यहाँ पर cos 0 इज इक्वल टू 1 और ये ठीक है ना। चलिए तो फिर u कितना हो गया, u हो गया हमारे पास माइनस पी ई, ठीक है। ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी है और ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू इसलिए क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव 0 से भी छोटी होगी ना, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें माइनस पी ई होगी। मतलब अगर हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में भी ला के रख दें ऐसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ला के रख दें तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो वाली कम होगी, पी होगी, ठीक है, समझना बेटा ना। अब ओके, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दे बच्चों कि हमने उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रखा है, तो ऐसे रखे रहने पर उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 बोली थी, है ना। क्यों 0 बोली थी, देखो तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वर्ग निकाला था। वर्ग निकाला था डाइपोल को हम अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ वर्ग लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्ग कितना होता है, पीई हमने निकाला था। आनंद समझ में, कितना वर्ग निकाला था हमने, पीई। ओके, अब समझो जो कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होती है। एक रीजन पहले बता चुका, अब दूसरा रीजन भी समझो, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इस स्टेट में 0 क्यों होती है। तो डाइपोल ऐसा रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रखा है ना, तो इस केस में उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है P माइनस पी, ये भी निकाला है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम इसे रोटेट कर देते हैं ऐसा, ओके। तो पहले से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई है और हमने उसको और रोटेट कर दिया, और रोटेट करने पे उसमें और वर्क आ गया, तो वो वर्क उसकी किस में ऐड हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमने उसको यहाँ तक रोटेट कर दिया, तो कितना वर्क करना पड़ा हमको, पी करना पड़ा। ये देखा ना हमने, इससे पहले वाले डेरिवेशन में निकाला था वर्क डन 90 वाला रोटेट करने में पी वर्क होता है ना। तो हमने पहले उसके पास पी पोटेंशियल एनर्जी थी नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक घुमाया और कितना वर्क कर दिया हमने, पी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी हो गई, कितनी हो गई, अभी जो घुमाने में वर्क किया है पी, और पहले से जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पी, तो कितनी हो गई, घुमाने में जो वर्क है वो भी आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और पहले से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ऐड हो जाएगी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो ये नॉर्मल जब वो रहता है तो दो रीजन जो हमने बता दिए उसके पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के, है ना। अगर इंफिनिटी से ला रहे हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी 0 ही प्रूफ होती है, और अगर घुमाने वाला केस ले रहे हो तो भी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ही प्रूफ हो रही है इस केस से, ठीक है ना। चलिए, हमने रीजन भी देख ली कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होती है, इसको स्टैंडर्ड स्टेट क्यों बोलते हैं, ऐसा। ओके, अब सेकेंड केस है हमारे पास, और ये वाली जो स्टेट है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ डाइपोल। ओके, इसको हम उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं जो, ठीक है ना। मतलब ध्यान भी रखते चले, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल दिया मतलब वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी, E, ठीक। फिर सेकेंड, इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होने का मतलब कि ये ऐसा रखा हुआ है, डाइपोल मूवमेंट हो तो अपोजिट में, मतलब पॉजिटिव इधर हो, नेगेटिव ऐसा हो, डाइपोल मूवमेंट हो रही है अपोजिट में, ठीक है ना। इसको हम अपोजिट बोल रहे हैं, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, अपोजिट है, पी और ई के बीच का एंगल 180 हो जाएगा, है ना। देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पी
u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। u हो जाएगा माइनस पी ई कॉस कितना, ठीक है। एक मिनट जो हम पहले एक नॉर्मल स्टेट वाली निकाले, 90 वाली निकाल लेते हैं ना, इसको हम लास्ट में देखेंगे। सही जा रहा है, हम गलत नहीं है, फिर लास्ट में देखेंगे। द डाइपोल इज प्लेस्ड, परपेंडिकुलर वाला केस पहले देख लेते हैं, है ना। परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर रखा हो, ठीक है ना। फॉर्मूला सही था तो हमारा कोई गलत नहीं है, पर हम पहला वाला केस पहले देख रहे हैं, ऐसा रखा हो, ओके। माइनस क्यू प्लस क्यू, पी और ई परपेंडिकुलर हो, है ना। तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90। फिर इस केस में यहाँ रख दोगे cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। आगे तो ये मतलब मैथमेटिकल भी यहाँ प्रूफ हो गया कि इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है ना। चलिए, अब जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो ऑब्जेक्ट को, उसको हम उसकी स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं, है ना। ये क्या होगी, इट इज द स्टैंडर्ड पोजीशन, इट इज द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ द डाइपोल, ओके। ये डाइपोल की स्टैंडर्ड पोजीशन है, ठीक है। फिर थर्ड केस है अपोजिट वाला, आप देखते हैं ना। इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ऐसा रखा हो, देख ही चुके हैं जैसे जो परपेंडिकुलर नहीं, प्लेस्ड इन अपोजिट, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो अपोजिट में है ये ई, इधर जो इधर इंटेंसिटी, अपोजिट का मतलब इसका नेगेटिव इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, ई और पी अपोजिट में हो, है ना। तो थीटा हो जाएगा 180, ठीक है। देन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस, ठीक है ना। डायरेक्ट वैल्यू देखा था मुझे, कॉस थीटा के बदले चलो ये लिख देते एक बार, थीटा भी माइनस पी कॉस 180, है ना। और कॉस 180 इज इक्वल टू -1, है ना। तो u क्या हो जाएगा, u माइनस पी एंड -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये पी ई, और ये उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में रहेगा, ऐसे, है ना। चलिए, और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, तो वो वहाँ ज्यादा समय तक कुछ स्टेबल नहीं रह पाता, है ना। मतलब हमें पता है ये पोटेंशियल एनर्जी वाले रूल्स, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डाइपोल, ओके। तो ये था जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और उसके स्पेशल केसेस। चलिए नोट कर लीजिए।